हेलो एवरीवन। आधुनिक भारत की क्लास में आज हम कवर करेंगे सिंध को। तो सिंध की बात करेंगे तो 18वीं सदी के अंत तक ये अफ़गानिस्तान का नाम मात्र का भाग था और इस पे जो कंट्रोल था वो यहाँ पर बलूची जात के तालपुरी अमीरों के हाथ में था। देखो, अमीरों का मतलब है कि जो सिंध के शासक होते थे उनको यहाँ पर अमीर कहा जाता था। तो पूछ लेगा कि किसको अमीर कहा जाता था, तो सिंध के शासकों को अमीर कहा जाता था। और बात करेंगे सिंध भाग की जो राजधानी है, मतलब कि सिंध के अगर हम ऊपरी भाग की राजधानी की बात करेंगे तो ऊपरी भाग की राजधानी खैरपुर थी और सिंध के मध्य भाग की राजधानी मीरपुर थी और सिंध के निचले यानी कि दक्षिण भाग की जो राजधानी थी वो यहाँ पर हैदराबाद थी। देखो, ये हमने क्या बनाया आपको, ये आपका माइंड मैप है, ठीक है। इसमें आपको मैं समझा दूंगा, फिर इसके बाद आपको जो नोट्स फॉर्म में भी आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, फ्रांस का जो था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये क्या कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर ये साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज डर गए कि यार मतलब ये तो विस्तार कर रहा है तो हमें कहीं दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर रूस के साथ संधि कर ली, टिलसित की। तो टिलसिट की जो संधि कर ली तो अंग्रेजों को यहाँ पर भय और आशंका और भी ज़्यादा बढ़ गया कि कहीं नेपोलियन बोनापार्ट भारत पर सैन्य अभियान ना कर दे। तो इनको शक हुआ, तो भाई इन्होंने कहा कि रूस के साथ तो इसने टिलसिट की संधि कर लिया है, अब भारत पर भी हमला ना कर दे। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ पर भारत पर सैन्य अभियान किया है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद क्या हुआ है ना, इसके बाद जो भाई साहब हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। अब इसके बाद जो है गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, ये भाई साहब गए अमीरों से यहाँ पर संधि कर ली। अमीर मतलब सिंध के शासक, उनके साथ यहाँ पर इन्होंने संधि कर ली और इन्होंने कहा सिंध में अब कोई भी यहाँ पर फ्रांसीसी व्यापारी नहीं रहेंगे। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फिर आए हैं भाई साहब लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आक्रामक नीति को यहाँ पर अपनाया और इन्होंने यहाँ पर सिंध पर अपना प्रभाव यहाँ पर स्थापित किया। और इन्होंने जो आक्रमण नीति के तहत इन्होंने कहा हैदराबाद, जो कि यहाँ पर निचले भाग की राजधानी थी, इन्होंने कहा हैदराबाद में हमारा जो है यहाँ पर एक ब्रिटिश प्रतिनिधि यहाँ पर रहेगा। क्लियर है आपको। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट भाई साहब यहाँ पर विस्तार कर रहे थे साम्राज्यवाद का। उसके साथ इन्होंने रूस से भी संधि कर ली। अंग्रेजों की आशंका बढ़ गई कि भारत पर ये सैन्य अभियान ना कर दे, इसलिए इन्होंने अमीरों से यहाँ पर संधि कर ली कि सिंध में अब कोई भी फ्रांसीसी व्यापारी नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो लॉर्ड ऑकलैंड भाई साहब थे, इन्होंने यहाँ पर आक्रामक नीति अपनाई और कहा जो है अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा व्यापारी अधिकारी। ऑकलैंड ने यहाँ पर ब्रिटिश प्रतिनिधि को यहाँ पर उतार दिया हैदराबाद में। उसके बाद 1842 में लॉर्ड एलनबरो, जो कि सिंध में ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, इन्होंने यहाँ पर चार्ल्स नेपियर को यहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया नेपियर को लॉर्ड एलनबरो ने। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया था सिंध में। देखो, अफगान का युद्ध हुआ था, जब प्रथम अफगान का युद्ध 1839 से 42 के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंध के अमीरों ने यहाँ पर सहायता भी की थी यहाँ पर अंग्रेजों की, लेकिन ये लोग ये युद्ध यहाँ पर हार गए थे और ब्रिटिश इसमें पराजित हो गए। इनको ये अपमान भी यहाँ पर महसूस हुआ। नेपियर जो था, चार्ल्स नेपियर, जिसको ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसने कहा यदि मुझे भारत का शासक बना दिया जाए तो 12 वर्षों में किसी का भी शासक का नाम नहीं रहेगा। तो ये बात नेपियर ने कही थी, क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम्स में, ये बात थी। इससे पहले हम आपको बताएं, जैसा कि आपको पता है हम सारी क्लासेस आपके यूपीएससी 27 और यूपीपीसीएस 26 को लेकर करा रहे हैं। आपको सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो आप स्टडी क्लब चक्र को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप अपनी क्लासेस करते रहें। अब बात करते हैं सिंध विजय की। जैसा कि हमने बताया, नोट्स फॉर्म में आपको बता देते हैं। ये आपको तालपुरी अमीरों के हाथों में था। ऊपरी भाग की राजधानी खैरपुर थी, मध्य भाग की राजधानी यहाँ पर मीरपुर थी और निचले भाग की राजधानी यहाँ पर हैदराबाद थी। यहाँ के शासक अमीर कहलाते थे। टिलसिट की संधि कब हुई थी, 1807 में। सामरिक महत्व हमने बता दिया है कि यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग और ईरान से आने वाले स्थल मार्ग से जुड़ता था। देखियो, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था
तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर आशंका हुई। और नेपोलियन ने जब रूस के साथ टिलसिट की संधि भी कर ली, तब नेपोलियन की श्रेष्ठता उस यहाँ पर स्थापित हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे अंग्रेज़ों को और भी डर लगने लगा। इसलिए यहाँ पर ये मिंटो साहब जाते हैं, लॉर्ड मिंटो, इन्होंने जो अमीर रहते हैं मतलब सिंध के शासक अमीर, उनके साथ यहाँ पर जाकर इन्होंने संधि कर ली और कहा कि सिंध में अब कोई भी फ्रांसीसी व्यापारी नहीं रहेगा। आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? जैसा कि हमने बताया, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 में। तो 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड ने यहाँ पर जो है ब्रिटिश जो कि इन्होंने आक्रामक नीति यहाँ पर अपनाई थी और हैदराबाद में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा। 1832 में विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर अमीरों के साथ संधि की थी। फिर उन्हें यहाँ पर जो है जलमार्ग में सुविधाओं की खोज करने से अलेक्जेंडर बर्न्स को सिंध भेजा गया था। देखो, प्रथम अफगान युद्ध के समय सिंधु ने यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिश की सैन्य सहायता की, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज पराजित हो गए और उनका अपमान भी हुआ था। 1842 में ऑकलैंड के स्थान पर यहाँ पर एलनबरो को यहाँ पर नियुक्त किया गया और इसने भी चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया। जो ब्रिटिश प्रतिनिधि जिसको हैदराबाद में नियुक्त किया गया था, उसने एलनबरो ने यहाँ पर नेपियर को नियुक्त कर दिया था। तो नेपियर ने ही कहा था कि यदि मुझे भारत का शासक बना दिया जाए तो भारत में 12 वर्षों में किसी शासक का नाम नहीं रहेगा। ये बात नेपियर ने कही था। और एल्फिंस्टन की बात करेंगे तो अफगानिस्तान से वापस आकर ये अंग्रेज एक निर्दयी पुरुष की भांति बन गए, क्योंकि अफगानिस्तान में इनको पराजय होना पड़ा था। जिसको गली में मार पड़ी हो, बदले में घर आकर भाई अपनी बीवी को पीटता हो, ये बात कही थी एल्फिंस्टन ने। एल्फिंस्टन ने कहा था अंग्रेजों के बारे में कि अफगानिस्तान से वापस आकर एक निर्दयी पुरुष की भांति बन गए हैं। जैसे जैसे गली में किसी को मार पड़े और वो घर आकर बदले में अपनी बीवी को पीटता हो। चलो अब बात करते हैं पंजाब की और दल खालसा की। यहाँ पर माइंड मैप को हम यहाँ पर माध्यम से समझते हैं, फिर हम नोट्स फॉर्म में समझेंगे, जैसा अभी हमने सिंध को समझा था। तो देखो, पंजाब की बात करेंगे। 1849 में यहाँ पर पंजाब का विलय हो जाता है। इससे पहले पंजाब में टोटल आपकी 12 मिसलें थीं। 12 मिसलों में से आपकी शुकर चकिया मिसल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसल थी। इसी मिसल से संबंधित थे आपके महाराजा रणजीत सिंह, जिनका समय 1780 से 1839 तक रहता है। बहुत ही महान शासक हुए हैं। अब बात करते हैं कि मिसलों की स्थापना मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई। आखिर मिसल है, 12 मिसलें हुई हैं, तो इसका कोई बैकग्राउंड तो होगा ना। तो समझते हैं स्टार्टिंग से। देखो, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो शिष्य थे बंदा बहादुर, इनका नाम था माधव दास। और इनके बचपन के नाम की बात करें, इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है। अब बंदा बहादुर भाई जब इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, फिर इन्होंने बैराग धारण कर लिया। बैरागी धारण कर लिया, तब लोग इनको माधव दास बैरागी या बंदा बैरागी के नाम से भी पुकारने लगे। तो ये चीज़ें एक बार फिर से यहाँ पर समझिएगा। कई सारे नाम हैं इनके, तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो डाउट हो जाएगा आपको। तो बंदा बहादुर थे, इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। इन्होंने बैरागी जब धारण कर लिया तो इनका जो नाम पड़ गया माधव दास बैरागी या बंदा बैरागी। जो मुगल शासक थे फर्रुखसियर, 1716 में, इन्हीं के समय दिल्ली में इनको मृत्युदंड दे दिया गया। किसको? बंदा बहादुर को, लक्ष्मण देव को, माधव दास को, माधव दास बैरागी को, बंदा बैरागी। तो इनके 4-5 नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए। तो मुगल शासक जो फर्रुखसियर थे, उन्हीं के समय इनको यहाँ पर दंड दे दिया गया। अब क्या हुआ, देखो स्थापना कैसे हुई खालसा की। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, सिखों ने अपने छोटे छोटे संगठन बनाना स्टार्टिंग कर दिए। मतलब अपने छोटे छोटे संगठन को जब बनाया, तो बाद में 1748 में ये सभी दल जो हैं वो यहाँ पर इनको मिला के खालसा स्थापित कर दिया गया। किसके नेतृत्व में? कर्पूर सिंह के नेतृत्व में। तो ये पूछ लेगा कि जो है छोटे छोटे संगठन जो कन्वर्ट हुए थे खालसा दल में, वो किसके नेतृत्व में हुए थे? कर्पूर सिंह के नेतृत्व में स्थापित हुए थे। कब? 1748 में। देखो 1753 में क्या हुआ, 1753 में दल खालसा ने राखी प्रथा को यहाँ पर जारी किया। राखी प्रथा से यहाँ पर इनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होने लगी थी। कैसे? देखो, राखी प्रथा के अंतर्गत कहा गया कि जो प्रत्येक गांव है उसको उपज का 1/5 भाग जो है दल खालसा को देना पड़ेगा। लेकिन जब आप 1/5 भाग उपज का हमको देंगे तो इसके बदले में हम आपको सुरक्षा भी देंगे। मतलब अगर कोई बाहरी अटैक करता है तो उससे हम आपकी मदद करेंगे। तो जब 1/5 भाग इनको मिलने लगा, तो इससे इनकी वित्तीय स्थिति जो है वो यहाँ पर
अच्छी होने लगी थी। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे अब। तो ये तो हमने बता दिया था कि मिसलों का यहाँ पर जो है कैसे उभार आया, मतलब उदय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे तो इनका 1780 से लेकर 1839 तक यहाँ पर इनका कार्यकाल रहा है। जन्म हुआ था 1780 में, विवाह हुआ था इनका कन्हैया मिश्र की एक कन्या के नाम से, मतलब कन्हैया मिश्र की एक कन्या थी, उससे इनका विवाह हुआ। तो बाद में जो भी यहाँ पर कन्हैया मिश्र की जो टोटल सब जमीन थी वो इनको यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह को मिल गई थी, ठीक है। अब 1799 में क्या हुआ, रणजीत सिंह ने, हम आपको बताएं, और 1799 में इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। इसका रीजन क्या था, अफगान शासक थे जमान शाह। ये जमान शाह भाई साहब जो थे, इनकी तोपें जो थी चिनाब नदी में गिर गईं। अब जब इनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई, चले गए, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, इनकी तोपें निकाली उस चिनाब नदी से और वापस इनको भिजवा दिया अफगान शासक जमान शाह के पास। तो जमान शाह साहब बहुत ही खुश हो गए कि इतना ईमानदार आज के समय में कौन है। तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को यहाँ पर उपाधि राजा की दे दी। तो राजा की उपाधि महाराजा रणजीत सिंह को किसने दी, शासक जमान शाह ने। तो इनको उपाधि भी दे दी और साथ ही साथ इनको लाहौर भी दे दिया। तो 1799 में इन्होंने लाहौर को अपना राजधानी बना लिया। क्लियर। अफगान शासक ये भी देखिएगा, अफगान शासक शाह शुजा थे, इनकी सहायता भी की। तो सहायता जब किए थे तो इनके बदले में इन्होंने कोहिनूर हीरा भी यहाँ पर इनको दे दिया था महाराजा रणजीत सिंह को। इनका प्रशासन की बात करेंगे तो इनका जो प्रशासन था वो खालसा नाम से था और इनकी सरकार जो है वो खालसा सरकार के नाम से कहलाती थी। तो प्रशासन इनका खालसा नाम से होता था और सरकार होती थी वो खालसा नाम से ही होती थी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या होता है, आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में। अभी यहाँ पे आप क्या ना माइंड मैप के आपके दिमाग में मैं बैठा रहा हूँ चीज़ें कि किस तरह से आपको पढ़ना है, फिर आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे इसी क्लास में। अमृतसर की संधि होती है 1809 में। ये होती है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मिंटो के साथ। प्रतिनिधि रहते हैं मिंटकाप, मतलब दूत जाते हैं किसके पास, 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के पास, मिंटकाप भाई साहब। और ये करते हैं आपस में बात सीमाओं के सम्मान की। हम लोग हैं आपस में एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और ना कि कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें थीं। अब क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक बार में नहीं आएगा। पूरा आपको कब आएगा, जब आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे और आगे नोट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रशासन हमने बता दिया कि जो रणजीत सिंह का प्रशासन था वो खालसा नाम से था और इनकी सरकार खालसा सरकार कहलाती थी। इनकी हमने संधियाँ भी बता दी आपको। 1809 में हुई थी इनकी अमृतसर की संधि। उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे जो मिंटो साहब, इनके प्रतिनिधि मिंट काफ जो थे वो यहाँ पर गए थे रणजीत सिंह के पास। तो इन दोनों के बीच संधि हुई और इनका जो उद्देश्य था इस संधि का कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। उसके बाद इनके जो हैं महत्वपूर्ण पद हैं ये पूछ लेता है प्रमुख मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री थे ध्यान सिंह, विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन, वित्त मंत्री थे दीनानाथ और शाह मंत्री थे मोहकम चंद। उसके बाद हमने बताया कि जो शाह शुजा थे, अफगान शासक शाह शुजा, इनके यहाँ पर सहायता कर दी थी रणजीत सिंह ने, तो इनको बदले में इन्होंने कोहिनूर हीरा भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले पार्ट की ओर। देखो, राज्य का विभाजन इनका 4 प्रांतों में था। मतलब महाराजा रणजीत सिंह का जो विभाजन था वो यहाँ पर 4 राज्यों में था। पहला लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर। तो राज्य के विभाजन की बात करेंगे 4 प्रांतों में था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इस प्रांत का प्रमुख जो था वो नाजिम कहलाता था। प्रांत जो थे वो परगना में परगना, तालुका जो थे मौजा, मतलब गांव में डिवाइडेड थे। जैसे राज्य, मंडल, जिला, तहसील, उसी तरह से प्रांत, परगना, तालुका, मौजा। न्याय इनका था, यहाँ पर लिखित कानून नहीं था। जो महाराज डिसीजन दे देते थे वही अंतिम निर्णय होता था। मतलब महाराज की अदालत थी, यहाँ पर अंतिम न्यायालय था। राजस्व की बात करेंगे तो भू राजस्व, मतलब उत्पादन का 33 से 40% यहाँ पर राजस्व ये लोग लेते थे।
सैन्य संगठन की बात करेंगे तो जो सेना थी इनकी यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी और इसके साथ साथ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी थी? महाराजा रणजीत सिंह की थी। घुड़सवार सेना जो थे, घुड़सवार सेना की बात करेंगे तो वो सेनापति एलार्ड यहाँ पर कंट्रोल, पैदल सेना बंतूरा और तोपखाने जो थे वो यहाँ पर कोर्ट एवं गार्डनर। तोप खाने का प्रधान जो कहलाता था वो इलाही बख्श था, मतलब तोप खाने का जो प्रधान था वो इलाही बख्श था। और यहाँ पर जो तोपखाना था वो तोपखाना ए फीली, मतलब तोपखाना ए फीली हाथियों द्वारा संचालित होता था। तोपखाना ए अस्पी घोड़ों द्वारा संचालित, तोपखाना ए सत्तरी ऊँटों द्वारा संचालित और तोपखाना ए बगीये बैलों द्वारा संचालित होते थे। वेतन इनको महाना पद्धति के द्वारा दिया जाता था। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, बाकी विस्तार से आगे हम बताएंगे। उसके बाद इनके कुछ युद्ध भी होते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ पर इतना डिटेल में देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देख ही लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से देख लेंगे। देखो 1839 के पश्चात क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है महाराणा रणजीत सिंह की। देखो रणजीत सिंह बहुत ही महान शासक हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनके जीते जी यहाँ पर हमला कर सकें। लेकिन जब 1839 में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की, तो यहाँ पर गुट्टबाजी होने लगती है आपस में, किसके किसके बीच में? सिंघान बालिया और डोगरा के बीच में। इसके बाद कई सारे शासक आए, खड़क सिंह, नोनियाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह। ठीक है, तो जब यहाँ पर गुटबाजी आपस में बढ़ने लगी तो राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं की कि उनके राज्य में हस्तक्षेप कर सकें, लेकिन जब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया फिर इनके बीच में युद्ध शुरू हो गए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 46 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 49 के बीच में। रीजन क्या था आखिर युद्ध होने का? जैसा हमने बताया कि जब मृत्यु हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की तो क्या हुआ, गुटबाजी यहाँ पर बढ़ने लगती है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज, और यहाँ पर ये लोग हस्तक्षेप करना जो है वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो पहला जो युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच में, उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग, इनके दूत रहते हैं मेजर ब्रॉडफुट। ये क्या है, ये सिखों के खिलाफ अपमानजनक एक बयान दे देते हैं। तो जो मेजर ब्रॉडफुट भाई साहब रहते हैं ये अपमानजनक जब बयान देते हैं तो इससे सिख सेना नाराज होती है, और जब ये नाराज होती है तो ये हमला करती है। ठीक है, उसके बाद कई सारे युद्ध हुए और तत्पश्चात साबराव का युद्ध होता है जिसमें सिख सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है। फिर जो दलीप सिंह रहते हैं ये भाई साहब लाहौर की संधि कर लेते हैं 1846 में, और ये संधि के माध्यम से क्या होता है, इस संधि में जो अंग्रेज कहते हैं कि अब देखो लाहौर में जो हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा, मतलब लाहौर में एक यहाँ पर ब्रिटिश प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, और अंग्रेज़ों की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके बदले में इनको यहाँ पर अंग्रेज़ों को कश्मीर भी मिलता है। और बाद में अंग्रेज़ों ने जो कश्मीर है वो गुलाब सिंह को यहाँ पर बेच भी दिया था। उसके बाद भेरोबाल की भी संधि हो जाती है। इस संधि के माध्यम से क्या होता है कि जो लाहौर में है यहाँ पर एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखी जाती है। तो देखो लाहौर की संधि के साथ क्या होता है ना, लाहौर की संधि के साथ यहाँ पर प्रतिनिधि रखा जाता है, ब्रिटिश प्रतिनिधि, लेकिन भेरोबाल की संधि के साथ यहाँ पर स्थायी ब्रिटिश सेना रख दी जाती है। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच होता है। गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये क्या होते हैं, ये तो लगे हुए होते हैं युद्ध एवं विस्तारवाद पर। तो इनका तो काम है कि हमको युद्ध करना है, विजय हासिल करनी है, उसके बाद हमको विस्तार करना है। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था सिखों पर कि युद्ध करने का जो मूड था वो सिखों का था। उसके बाद कई सारे युद्ध हुए थे। फिर बाद में जो गुजरात का युद्ध था वो यहाँ पर निर्णायक युद्ध माना जाता है, और इसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इसी युद्ध के चलते क्या होता है, सिख सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है और 1849 में यहाँ पर पंजाब का विलय हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हमने बताया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होने का रीजन था जो इनके दूत थे मेजर ब्रॉडफुट, ये बयान दे देते हैं विवादित। और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध होने का जो रीजन था वो भैया इन्होंने सीधे सीधे आरोप ही लगा दिया था कि सिख लोग ही यहाँ पर युद्ध करने का मूड बनाए हुए थे। चलो अब यहाँ पर ये हम अपने नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं। वो तो हमने आपको एक मैप के माध्यम से बता दिया, माइंड मैप के माध्यम से, कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखो
जैसा हमने बताया कि 12 मिसलें मौजूद थीं, जिसमें सिकुर चकिया मिसल थी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। खालसा दल में कुल 12 मिसलें थीं। इसके संस्थापक थे चड़क सिंह। शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक थे चड़क सिंह और रणजीत सिंह जी जो थे इसी मिसल से यहाँ पर संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का नाम था लक्ष्मण देव। आगे चलकर इनका नाम पड़ गया माधव दास। और माधव दास भाई साहब ने यहाँ पर बैरागी धारण कर लिया। जब बैरागी धारण कर लिया तो उनको माधव दास बैरागी या बंदा बैरागी भी कहा जाने लगा था। ठीक है। उसके बाद फर्रुख सैयर के समय में 1716 में इनको यहाँ पर मृत्युदंड दे दिया जाता है। धीरे धीरे सिखों ने अपने छोटे छोटे संगठन भी बनाना स्टार्टिंग कर दिया और 1748 में कर्पूर सिंह के नेतृत्व में ये सभी खालसा दल के रूप में संगठित हो गए। फिर ये खालसा दल मतलब दल खालसा ने यहाँ पर राखी प्रथा का प्रचलन भी किया, जिससे क्या हुआ, जिससे इनकी जो वित्तीय स्थिति थी वो यहाँ पर मजबूत होने लगी। राखी प्रथा जो इन्होंने प्रचलन किया 1753 में, इसके माध्यम से उपज का 1/5 भाग ले लिया जाता था और बदले में कहा जाता था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे गांव की। रणजीत सिंह के बारे में बता दिया। जन्म इनका 80 में हुआ था, 1780 में। विवाह इनका कन्हैया मिसल नाम की कन्या से हुआ। तो कन्हैया मिसल के जितने भी क्षेत्र थे वो उन्होंने पंजाब में मिला लिए। उसी के साथ पंजाब राज्य का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। देखो राजा की उपाधि किसने दी थी, जैसा हमने बताया था जमान साहब जो थे अफगान शासक थे। तो इनकी कुछ तोपें जो थीं वो यहाँ पर चिनाब नदी में गिर जाती हैं। तो ईमानदार थे रणजीत सिंह काफ़ी। उस समय अगर किसी को मिल जाती तो वो अपने पास ही रख लेता, लेकिन रणजीत सिंह ने जो तोपें थीं वो निकाल के वापस भिजवा दी थी अफगान शासक जमान शाह के पास। तो जमान साहब बोले, सोचे कि बहुत ईमानदार हैं, तो इन्होंने उनके बदले में इनको राजा की उपाधि दी थी। 1799 में क्या हुआ, इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी राजधानी भी बना लिया। और 1809 की बात करेंगे तो 1809 ईस्वी में क्या हुआ, मिंटो साहब जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, इन्होंने क्या किया 1809 में अपना प्रतिनिधि मिंटकाफ इसको संधि करने के लिए भेजा। कहाँ, रणजीत सिंह के दरबार पे। तो उस संधि के माध्यम से इन्होंने एक दूसरे के सम्मान की बात कही। उसके बाद रणजीत सिंह ने देखो अफगान शासक शाह शुजा की भी सहायता की। तो शाह शुजा की सहायता की तो ये खुश हो गए, तो इन्होंने बदले में इनको कोहिनूर हीरा दे दिया। इसको रणजीत सिंह को। फ्रांसीसी जो पर्यटक हैं विक्टर जेकमा, इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। इनके प्रशासन की बात कर लेते हैं। देखो सच बताऊं ना, इतना बढ़िया आपको नोट्स फ्री में मिल रहा है क्लासेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। खालसा सरकार की बात करेंगे। इनका प्रशासन जो है खालसा सरकार के नाम से कहलाता है। तो रणजीत सिंह जो है खालसा नाम से प्रशासन करते थे अथा उनकी सरकार खालसा सरकार कहलाती थी। तो रणजीत सिंह जो है खालसा नाम से प्रशासन करते थे और उनकी सरकार खालसा सरकार कहलाती थी। इनके जो सेना थी उसमें विभिन्न धर्मों के लोग थे। वो जो महत्वपूर्ण पद होता था वो मुख्यमंत्री का होता था। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण पद होता था और उसमें ध्यान सिंह जो हैं मुख्यमंत्री थे। विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे। वित्त मंत्री दीनानाथ थे और रक्षा मंत्री मोहकम चंद थे। राज्य के विभाजन की बात करेंगे तो वो 4 प्रांतों में था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर। प्रांतों का जो प्रमुख था वो यहाँ पर नाजिम कहलाता था। इन्होंने निरंकुश शासन को यहाँ पर स्वीकार किया। ठीक है, ये चीज़ें थी। न्याय की बात करेंगे। प्रांत परगना में परगना, तालुका में तालुका, गांव में था। जैसे राज्य, जिला, तहसील, गांव, इस तरह से। इनके राज्य में लिखित कानून नहीं था और महाराज जो अंतिम में डिसीजन लेते थे वही इनका अंतिम डिसीजन मान्य होता था। आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो कि उत्पादन का 33 से 40% की दर से लिया जाता था। सैन्य संगठन की बात करेंगे तो रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान सेना पर दिया था और इसको यूरोपीय पद्धति से सेना का यहाँ पर इन्होंने गठन भी किया था। यूरोपीय कमांडर में बात करेंगे। घुड़सवार सेना जो थी वो फ्रांसीसी सेनापति लार्ड देखते थे। पैदल सेना को इटली के सेनापति जनरल बंतूरा देखते थे। तो खाने की बात करेंगे, फ्रांसीसी सेनापति कोर्ट एवं गार्डनर यहाँ पर देखते थे। तो खाने का विभाजन जो था वो यहाँ पर हाथियों द्वारा जो संचालित होता था वो तोपखाना फीली, तोपखाना एसपी घोड़ों द्वारा संचालित, तोपखाना सत्तरी वो ऊँटों द्वारा संचालित, तोपखाना गवी बैलों द्वारा संचालित होता था। प्रधान जो था वो यहाँ पर इलाही बख्श था।
देखो 1839 में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध स्टार्टिंग हो जाता है। देखो वेतन जो होता था सैनिकों को वो महाना पद्धति के आधार पर दिया जाता था। जैसा हमने बताया 1839 में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो भाई साहब आपस में यहाँ पर गुटबाजी होने लगती है। तो कई सारे शासक बने, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ पर मौका मिलता है हस्तक्षेप करने का। देखो प्रथम जो कारण यहाँ पर बता दें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हार्डिंग के जो दूत थे ब्राडफुट, इन्होंने सिखों के प्रति जो है अपमानजनक बयान दे दिया था, जिससे सिख सेना जो यहाँ पर क्रोधित होकर हमला करने लगती है। उसके बाद फिर लड़ाइयाँ भी हुई लेकिन उनके कुछ नतीजे नहीं निकले थे। फिर जो निर्णायक लड़ाई हुई थी वो सबराओं के युद्ध में यहाँ पर सिख पराजित हो जाते हैं। परिणाम ये हुआ लाहौर की संधि करनी पड़ी 1846 में। उसके बाद भैरोवाल की भी संधि हुई। तो भैरोवाल की संधि के तहत क्या हुआ, भैरोवाल की संधि के तहत अब लाहौर में एक ब्रिटिश सेना स्थायी रूप से रखी जाएगी। ये बातें थी। कश्मीर की बिक्री यहाँ पर इन्होंने गुलाब सिंह को जो है यहाँ पर कश्मीर बेच दिया था 1 करोड़ रुपए में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे वो यहाँ पर विस्तारवाद पर बल दे रहे थे। तो इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया था सिखों पर कि युद्ध करने की जो स्टार्टिंग है वो भाई साहब सिखों ने की है। और फिर इन्होंने आरोप लगा दिया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिखों से युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा। ये आरोप लगा दिया सिखों के ऊपर। इनको युद्ध खुद ही करना था, ठीक है। तो इसलिए ये लोग आरोप लगा देते थे और कुछ लड़ाइयाँ हुई जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जिसका नतीजा निकला वो गुजरात का युद्ध था, जिसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। उसमें सिख सेना पूरी तरह से पराजित हो जाती है और 1849 में यहाँ पर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो पंजाब भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अवध देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो उसको यहाँ पर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो हैं आपके यहाँ पर चीज़ें सारी समाप्त हो जाती हैं। उसमें हमने कवर कर लिया था, मराठाओं को भी कवर किया था, मराठे, मैसूर, बंगाल, इनको यहाँ पर हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। अब आगे हम बात करेंगे कुछ ब्रिटिश नीतियों के बारे में, उनको भी डिस्कस करेंगे और कई चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है 2027 को लेकर हम क्लासेस करा रहे हैं। जीएस की क्लासेस आपको फ्री में कराई जाएंगी, सीसेट की क्लासेस कराई जाएंगी, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर के, मेन आंसर रेटिंग, डाउट क्लियर क्लासेस पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।